वेदों में बहुत सारे ज्ञान और विज्ञान के सिद्धांत मिलते हैं। आज के समय में विज्ञान वो चीजें खोज रहा है जो पहले से ही जानी जा चुकी है। फर्क ये है कि आज के वैज्ञानिक अपने खोज को अपना आविष्कार मानते हैं और उसे अपने नाम से जोड़ते हैं और उस पर किसी पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों का लेबल लगा देते हैं। हालांकि इतिहास सिद्ध है कि भारत का विज्ञान और धर्म अरब के रास्ते यूनान पहुंचा और यूनानियों ने इन ज्ञान के दम पर जो आविष्कार किए और सिद्धांत बनाए उससे आधुनिक विज्ञान को मदद मिली। आज हम बात करेंगे भारत के उन महान प्राचीन वैज्ञानिकों के आविष्कार के बारे में जो आज के जमाने में लोग इसकी सच्चाई से अपरिचित हैं। महर्षि सुश्रुत को सर्जरी का जनक कहा जाता है। उनकी तस्वीर एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ इंडिया के सील पर है। पूरी दुनिया में नाक की सर्जरी के सुश्रुत के तरीके का ही संशोधित तरीका इस्तेमाल होता है जिसे इंडियन मेथड के तौर पर जाना जाता है। सुश्रुत संहिता में सुश्रुत को विश्वामित्र का पुत्र कहा है। सुश्रुत संहिता में सर्जरी के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। सर्जरी के लिए सुश्रुत 125 तरह के उपकरणों का प्रयोग करते थे। ये उपकरण सर्जरी के जटिलता को देखते हुए खोजे गए थे। इन उपकरणों में विशेष प्रकार के चाकू, सुइयां, चिमटियां आदि है। सुश्रुत ने 300 प्रकार की ऑपरेशन प्रक्रियाओं की खोज की। सुश्रुत ने कॉस्मेटिक सर्जरी में विशेष निपुणता हासिल कर ली थी। सुश्रुत आंख की सर्जरी भी करते थे। सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने की विधि को विस्तार से बताया गया है। उन्हें सर्जरी द्वारा प्रसव कराने का भी ज्ञान था। सुश्रुत को टूटी हुई हड्डियां को पता लगाने और उनको जोड़ने में विशेषज्ञता प्राप्त थी। सर्जरी के दौरान होने वाले दर्द को कम करने के लिए वे नशीले द्रव्य देते थे। उन्होंने अपने शिष्य को सर्जरी के सिद्धांत बताए और सर्जरी का अभ्यास कराया। प्रारंभिक अवस्था में सर्जरी के अभ्यास के लिए फलों, सब्जियों और मोम के पुतलों का उपयोग करते थे। मानव शरीर की अंदरूनी रचना को समझाने के लिए सुश्रुत सब के ऊपर सर्जरी करके अपने शिष्यों को समझाते थे। सुश्रुत ने सर्जरी में अद्भुत कौशल अर्जित किया तथा इसका ज्ञान अन्य लोगों को कराया। रूसी कणात। परमाणु बम के बारे में आज सभी जानते हैं। ये कितना खतरनाक है ये भी सभी जानते हैं। आधुनिक काल में इस बम के आविष्कार है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 में कई वैज्ञानिकों ने काम किया और 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया। हालांकि परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डॉल्टन को माना जाता है, लेकिन उनसे भी 2500 वर्ष पूर्व रूसी कणात ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। भारतीय इतिहास में रूसी कणात को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। आचार्य कणात ने बताया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। कणात प्रभास तीर्थ में रहते थे। उन्हें पवित्र गंगा नदी के किनारों पर गरीब भक्तों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए अमीर लोगों से चावल इकट्ठा करने की आदत थी। समय के साथ कणात को नई चीजों पर शोध और आविष्कार करने में बहुत रुचि जागृत हुई। इसके कारण उन्हें आचार्य कणात कहा जाने लगा। उन्हें विज्ञान सीखने और परमाणु ऊर्जा के बारे में खोज में बहुत रुचि थी। आचार्य कणात के अनुसार परमाणु सूक्ष्म की वस्तुएं हैं जिन्हें अविनाशी माना जाता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को विज्ञान से संबंधित विषय को पढ़ाने के लिए वैशेषिका विद्यालय दर्शन की स्थापना की। उन्होंने वैशेषिका दर्शन नामक एक पुस्तक भी लिखी। उन्हें प्राचीन काल के ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। विख्यात इतिहासकार टी.एन. कोलेबुरक ने लिखा है कि अणुशास्त्र में आचार्य कणात तथा अन्य भारतीय शास्त्रज्ञों यूरोपीय वैज्ञानिकों की तुलना में विश्व विख्यात थे। नागार्जुन ने रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान पर बहुत शोध कार्य किया। रसायन शास्त्र पर उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की जिनमें रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल बहुत प्रसिद्ध है। रसायन शास्त्री होने के साथ साथ उन्होंने अपनी चिकित्सकीय सूझबूझ से अनेक असाध्य रोगों की औषधियां तैयार की। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें कक्षपुट तंत्र, आरोग्य मंजूरी, योगसार और युगाष्टक है। नागार्जुन द्वारा विशेष रूप से सोना एवं पारे पर किए गए उनके प्रयोग पर शोध चर्चा में रहे हैं। उन्होंने पारे पर संपूर्ण अध्ययन कर 12 वर्ष तक संशोधन किया। नागार्जुन पारे से सोना बनाने का फॉर्मूला जानते थे। अपनी एक किताब में उन्होंने लिखा है कि पारे के कुल 18 संस्कार होते हैं। पश्चिमी देशों में नागार्जुन के पश्चात जो भी प्रयोग हुए उनका मूलभूत आधार नागार्जुन के सिद्धांत के अनुसार ही रखा गया। नागार्जुन की जन्म तिथि एवं जन्म स्थान के विषय में अलग अलग मत है। एक मत के अनुसार इनका जन्म 2री शताब्दी में हुआ था तथा अन्य मतानुसार नागार्जुन का जन्म 931 में गुजरात में सोमनाथ के निकट देहक नामक स्थान पे हुआ था। महाराष्ट्र के नागलवाड़ी ग्राम में उनके प्रयोगशाल होने के प्रमाण मिलते हैं। कुछ प्रमाणों के अनुसार वे अमरता की प्राप्ति की खोज करने में लगे हुए थे और उन्हें पारे और लोहे के निष्कर्षण का ज्ञान था। रस रत्नाकर उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, लेकिन अन्य रचनाओं की तरह इसे भी लगातार उनके बाद के कई विद्वानों ने संकलित और संपादित किया। इसीलिए कई बार इसके रचनाकारों को लेकर भ्रम की स्थिति बनती है। किंतु रस रत्नाकर ग्रंथ से ये तो सिद्ध होता है कि रसायन शास्त्र का इतिहास भारत में अत्यंत प्राचीन था।
ऋषि भारद्वाज। आज विमान टेक्नोलॉजी बहुत ही विकसित हुई है, पर भारत में यही टेक्नोलॉजी हजारों साल या महाभारत काल से भी पूर्व उसकी रचना और विकास हुआ था। इस बारे में बहुत सारे लोगों का और वैज्ञानिकों का विश्वास बैठ चुका है और इसके बारे में बहुत सारे उदाहरण और प्रमाण भी है और इसके बारे में खोज भी की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने प्राचीन पांडुलिपि की खोज की। उनको जो ग्रंथ मिले उनके आधार पर विमान शास्त्र सामने आया। इस ग्रंथ की रचना महान भारतीय आचार्य महर्षि भारद्वाज ने की थी। महर्षि भारद्वाज हमारे उन प्राचीन वैज्ञानिकों में से एक महान वैज्ञानिक थे और उनके पास विज्ञान की महान दृष्टि थी। महर्षि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें सभी प्रकार के यंत्र को बनाने और चलाने की विधि का वर्णन किया गया है। इसमें से एक भाग विमान शास्त्र है। इस ग्रंथ के 8 अध्यायों में विमान बनाने की प्रक्रिया है और इस 8 अध्यायों में 100 खंड है, जिसमें विमान बनाने की टेक्नोलॉजी का विस्तारित रूप में वर्णित किया गया है। महर्षि भारद्वाज ने इसमें 500 प्रकार के विमान बनाने की विधि का उल्लेख किया है, यानी 500 सिद्धांत से विमान बनाने की प्रक्रिया। चौंका देने वाली बात तो ये है कि यही 500 प्रकार के विमान 32 तरीके से बनाए जा सकते हैं। इसका भी वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। भास्कराचार्य प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों का अनुवाद अनेक विदेशी भाषाओं में किया जा चुका है। भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों ने अनेक विदेशी विद्वानों को भी शोध का रास्ता दिखाया है। न्यूटन से 500 वर्ष पूर्व भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को जान लिया था और उन्होंने अपने दूसरे ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में इसका उल्लेख भी किया है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के संबंध में उन्होंने लिखा है, पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ स्वशक्ति से अपनी ओर खींच लेती है। इस कारण आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। भास्कराचार्य द्वारा ग्रंथ लीलावती में गणित और खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। सन 1163 में उन्होंने करण कुतूहल नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में बताया गया है कि जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तो सूर्य ग्रहण तथा जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ये पहला लिखित प्रमाण था जब लोगों को गुरुत्वाकर्षण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की सटीक जानकारी थी। ऐसा माना जाता है कि भारत में अध्यात्म ही चरम उत्कर्ष पर था, लेकिन वेदों के अतिरिक्त मौजूद कई प्राचीन ग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारा विज्ञान भी समृद्ध था। जिस तरह अलग अलग भौगोलिक स्थिति में रहन सहन और खान पान बदल जाता है, उसी तरह हर क्षेत्र की शिक्षा प्रणाली भी भिन्न होती है। प्राचीन शिक्षा प्रणाली और पुरातन साहित्य को संजोने के प्रयास भारतीय शिक्षा पद्धति को पुनः स्थापित करने के लिए आवश्यक है। निर्विवाद रूप से भारत पूरे विश्व में गणित का जनक है। बदलते वक्त के साथ हमारा गणित काल गणना और ज्योतिष तक सिमट कर रह गया, लेकिन ये इसका बहुत ही सीमित रूप है। आज हम जिन्हें ऋषि मुनि कहकर संबोधित करते हैं, दरअसल ये अपने अपने विषयों में पारंगत वैज्ञानिक थे। हमारे पठन पाठन की प्रणाली भी इतनी उत्कृष्ट थी कि आज तक इस गौरवशाली इतिहास के अंश बचे हुए हैं। महर्षि अगस्त्य। अब जब विद्युत की आविष्कार करने की बात उठती है तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसे महान विदेशी विश्वविख्यात वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खोजा। कुछ लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट या फिर थॉमस ब्राउनी या माइकल फैराडे ने इसकी खोज की, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। सच्चाई ये है कि जब सारा विश्व विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी से अनजान थे, तब दसियों हजारों साल पहले हमारे भारत के महान ऋषि मुनियों में से एक महर्षि अगस्त्य ने विद्युत का आविष्कार किया था, जिसके बारे में ऋषि अगस्त्य ने अपनी अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ में लिखा है, जो आज भी उज्जैन की प्रिंस लाइब्रेरी में रखा हुआ है। महर्षि अगस्त्य ने मिट्टी के बर्तन में तांबे की पट्टी, लकड़ी की गीली बारूदें, पारा तथा जिंक के द्वारा बिजली का उत्पादन किया था, जिसे आज के देसी विदेशी आधुनिक वैज्ञानिकों ने परीक्षण करके एकदम सही पाया। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार महर्षि अगस्त्य सप्त ऋषियों में गिने जाते थे। इन्हीं ऋषियों ने आसमान में उड़ने वाले गुब्बारे, पैरासूट, वायुयान, अंतरिक्ष यान भी बनाए थे। यही नहीं, प्राचीन काल में महर्षि अगस्त्य के इन्हीं इलेक्ट्रिक बैटरी के जरिए तुलसी के पत्तों से चार्ज किए पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करके मेडिकल ओजन भी बनाया गया था। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे प्राचीन भारत में किए गए तमाम आविष्कारों उत्पादों को विदेशी वैज्ञानिकों ने अपने नाम पेटेंट कर लिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।